सुबह सुबह ही शर्मा का फोन आया। टिकट कंफर्म नहीं हुआ, जनरल में ही जाना पड़ेगा। सीट के लिए जल्दी जाकर वहाँ लाइन भी लगाना पड़ेगा। मैं टाइम से 2 घंटा पहले ही स्टेशन पे पहुँच गया। यात्रियों का भीड़ देखकर मेरा चेहरा लटक गया। दूर तक लगी कतार में शर्मा आगे ही मिल गया। आ गए कहकर उसका चेहरा खिल गया। हमारी और शर्मा की गुफ्तगू चल ही रही थी कि एक पुलिस वाला आया। सीटी बजाकर फर्श पर डंडा फटकारते हुए सबको सही से कतार में लगाया। मैंने कहा, यार शर्मा, कतार तो ऐसे लग रहा है जैसे आर्मी की भर्ती हो। शर्मा बोला, गनीमत है कि पुलिस वाला है, नहीं तो डब्बे में वही घुस पाता जिसमें आर्मी जैसा फुर्ती हो। तभी प्लेटफार्म पे गाड़ी भी आ गई। हम दोनों के बैठने की बारी भी आ गई। शर्मा आगे और मैं पीछे, दोनों लपक कर अंदर बैठ गए। खिड़की के पास आमने सामने सीट पर बैठ गए। शर्मा बोला, इसलिए मैं 4 घंटे पहले ही आकर लाइन लगाया। खिड़की के पास मनचाही सीट मिल गई, समझो गंगा नहाया। हमारे बगल में एक युवा बैठा था। जब से बैठा मोबाइल में ही खोया था। मैंने एक बार पूछा भी, कहाँ तक जाओगे? खींच कर बोला, क्यों, हमारे घर आओगे? शर्मा धीरे से इशारा करते हुए बोला, अभी चुप रहने में ही भलाई है। गाड़ी एक बार खुल जाने दो, फिर सारे दोस्त और सारे के सारे भाई हैं। देखते ही देखते 4 यात्री की जगह 6 बैठ गए। ऊपर का सामान सीट के नीचे रखवाकर 4 यात्री ऊपर भी चढ़ गए। तभी खिड़की के बाहर कोई नाम लेकर जोर से चिल्लाया। हमारे बगल में बैठे युवा ने हाँ हाँ कह के अपना हाथ हिलाया। पहली बार उस युवा ने सामने से अपना मुंह खोला और हमसे बोला, हमारे चाचा आ रहे हैं, मुझे नहीं उन्हें जाना है। मैंने सर हिला के कहा, वाह बच्चू, बड़े सियाना हैं। कुछ ही देर में अपनी जगह पर एक महाशय को बिठाकर वह युवा रुखसत हो गया। महाशय को भी बिना कष्ट का सीट मिलने पे फुर्सत हो गया। धीरे धीरे सीट के साथ अब गैलरी भी भर गया था। जिसे जहाँ जगह मिला वहीं जम गया था। गाड़ी भी अपने नियत समय से खुल गई। बाहर का हवा अंदर आते ही सबको थोड़ी राहत हुई। बगल वाले महाशय इधर उधर शरीर हिलाते हुए बोले, ये पंखा भी कोई काम नहीं आ रहा है। देखो ना कैसे पैर फैला के बैठे हैं, ऊपर का हवा ऊपर ही रुक रहा है। मैंने कहा, अच्छा है तुम्हारा भतीजा पहले आ गया, इतने धक्का मुक्की में भी बैठने के लिए सीट मिल गया। महाशय झुंझुला कर बोले, कौन भतीजा? मेरा कोई भतीजा वतीजा नहीं आया है। कूली से लाख मिन्नतें करके 500 रुपया देकर तब यह सीट पाया है। मैंने कहा, फिर वह युवा? वह कुली का आदमी था। महाशय बोले, सरकार भी लापरवाह है और हम भी लापरवाह हैं। किसी की ज़रूरत है तो किसी का व्यापार है। ऊपर बैठे यात्री खाते कम और हमारे ऊपर गिराते ज़्यादा थे। हद तो तब हुई जब ऊपर बैठे एक शख्स ने बीड़ी जलाई, बदबूदार धुएं से हमारी चैन उड़ाई। नीचे बैठे सारे यात्री गुस्से में दांत पीस रहे थे, मगर वो शख्स आराम से बहरे बन के बीड़ी का कस खींच रहे थे। पूरे डब्बे में पैर रखने का जगह भी न था। फिर भी समोसे वाले, चाय वाले, खाना और पानी वाले, गुटखा और तम्बाकू वाले आराम से आ जाते थे। दूसरे के गोद में खोमचा रख के अच्छा बेच जाते थे। हर बड़े स्टेशन पे किन्नर अपने फौज के साथ आ जाते थे। हमारा और शर्मा का उजड़ा चमन देख
थोड़े सकुचा जाते थे। हम लोगों का खामियाजा वह दूसरों से ले जाते थे। बगल वाले महाशय से जबरदस्ती 10 के बजाय 20 और 50 ले जाते थे। आखिर दिन रात सोते जागते लड़ते झगड़ते कहे लगाते हम अपने गंतव्य तक पहुंच गए। स्टेशन पर ही फ्रेश होकर हम बाहर की ओर निकले। सुबह के नाश्ते के लिए एक रोड साइड होटल के लिए चले। होटल पर हमारे सामने बगल में बैठे महाशय जी पहले से ही नजर आ रहे थे। थाली में लिट्टी चोखा लेकर मजे ले के उड़ा रहे थे। हमें देखते ही महाशय मुस्कुराए, एक मजे हुए शायर की तरह फरमाए, बहुत खाया फाफड़ा जलेबी, अब लिट्टी चोखा खाने खुद को लाया हूँ। बहुत खाया फाफड़ा जलेबी, अब लिट्टी चोखा खाने खुद को लाया हूँ। एसी का भाड़ा खर्च के जनरल बोगी में आया हूँ। जय हिंद।